हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक और आज अपन बीएससी फाइनल ईयर की प्लांट इकोलॉजी एंड इकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अपनी बुक है प्लांट इकोलॉजी। ठीक है, उसकी फर्स्ट यूनिट का नाम भी क्या है, प्लांट इकोलॉजी है। और अपन सबसे पहले इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में या उसके इतिहास या संक्षिप्त विवरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि प्लांट इकोलॉजी है वो है क्या चीज़। ठीक है, देखो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी का अर्थ होता है जीव और पादप। ठीक है, अब जीव जंतु और पादपों के मध्य में क्या तालमेल है और उनका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। ठीक है, जीव जंतु और पादपों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं परिभाषा। जंतुओं व पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन करना। ठीक है, उनके प्राकृतिक आवास में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इकोलॉजी शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है। देखो इकोलॉजी शब्द इथोलॉजी शब्द से क्या हुआ है, विकसित हुआ है। ठीक है, और जो इथोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आइसोडोर जियोफ्री सेंट हिलेयर ने किया था। जो इथोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आइसोडोर जियोफ्री सेंट हिलेयर ने सन 1859 में किया था। ठीक है, और इसके बाद दो वैज्ञानिक और हुए, रीटर और अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, इन्होंने इथोलॉजी शब्द के स्थान पर इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया था, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद रीटर ने सन 1985 और हेकल ने जंतु पादपों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा था इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया तो आएगा जियोफ्री सेंट हिलेयर ने, और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रीटर और हेकल ने। ठीक है, पादपों के लिए तो किसने किया था, रीटर ने, और जंतुओं के लिए किसने किया था, हेकल ने किया था। ठीक है, तो ये शब्द में समझ में आ गया, इकोलॉजी शब्द। ठीक है, इकोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है, किससे विकसित हुआ है, इथोलॉजी से विकसित हुआ है। और बना किससे है, ये ऑइकोलॉजी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ऑइकोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, और इकोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो ऑइकोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। और ऑइकोलॉजी शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ऑइकोस, ठीक है, और दूसरा है लोगोस। ऑइकोस का अर्थ होता है हैबिटेट, यानी अपना आवास, जहाँ पर अपन रहते हैं, अपना वातावरण, अपने आसपास का वातावरण। ठीक है, वो क्या हो गया, ऑइकोस। और लोगोस का अर्थ हो गया टू स्टडी, यानी अध्ययन करना, यानी अपने ही आवास का अध्ययन करना, या फिर जीव जंतुओं पादपों के आवास का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑइकोस कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में क्या है, प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। इकोलॉजी शब्द इथोलॉजी से विकसित हुआ है। ठीक है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हिलेयर ने किया था। किसने किया था, आइसोडोर जियोफ्री सेंट हिलेयर ने किया था। ठीक है, और उसके बाद किसने किया, रीटर और हेकल ने क्या शब्द यूज किया, इकोलॉजी शब्द यूज किया। जो इकोलॉजी शब्द क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, ऑइकोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। जो ऑइकोलॉजी है वो दो शब्दों में डिवाइडेड है, ऑइकोस और लोगोस। ऑइकोस का अर्थ होता है आवास यानी हैबिटेट, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, यानी अपने आवास का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इकोलॉजी की डेफिनेशन है वो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा क्या अलग अलग दी गई है।
ठीक है, तो अपन सबसे पहले बातें करते हैं अर्नेस्ट हेकल के अनुसार पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होगी। जीवित जीवों और अजीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। हेकल क्या कहता है, जो वातावरण में या प्रकृति में जीवित जीव हैं, सजीव हैं और अजीव यानी निर्जीव हैं, ठीक है, सजीवों और निर्जीवों दोनों के क्या है आवास का पारस्परिक अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। जीवित जीवों व अजीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं ओडम के अनुसार, किसके अनुसार, ओडम के अनुसार। देखो ओडम के अनुसार इकोलॉजी की परिभाषा क्या होगी, पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होगी, प्रकृति का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, प्रकृति का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अध्ययन ही क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। ठीक है, किसके अनुसार, ओडम के अनुसार। अर्नेस्ट हेकल क्या कहता है, सजीवों व निर्जीवों का, अर्नेस्ट हेकल क्या कहता है, सजीवों व निर्जीवों का संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। लेकिन ओडम क्या कहता है, प्रकृति का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, और एक वैज्ञानिक और हैं फ्रेडरिक क्लीमेंट्स। फ्रेडरिक क्लीमेंट्स क्या कहते हैं, जो पारिस्थितिकी है वो क्या है, जातियों का विज्ञान है। क्या है, जातियों का विज्ञान है। उन्होंने यह शब्द क्यों यूज किया, जातियों का विज्ञान क्यों यूज किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि विभिन्न प्रकार के पादप, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, उनकी अनेक किस्में, उनकी अनेक प्रजातियां अलग अलग वातावरण में अपने अनुकूलन को बनाए रखती हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, जातियों का विज्ञान नाम दिया। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, आर मिश्रा। किन्होंने किया था, इकोलॉजी के बारे में विस्तृत अध्ययन किसने किया था, आर मिश्रा ने किया था। इसलिए आर मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी भारत के, ठीक है, किसे कहते हैं, भारत के फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, आर मिश्रा को कहते हैं। अब आते हैं पारिस्थितिकी का कार्य क्षेत्र। देखो पारिस्थितिकी का कार्य क्षेत्र में क्या है, मानव जाति के जीवित रहने का आधार। कार्य क्षेत्र में पहला पॉइंट है मानव जाति के जीवित रहने का आधार। अब बात कर लेते हैं कि कैसे पारिस्थितिकी तंत्र मानव जाति के जीवित रहने का आधार है। क्योंकि मानव है जो पूर्णतः किस पे डिपेंड है, प्रकृति पर डिपेंड है। क्योंकि मानव की जितनी भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो सब वातावरण से प्राप्त होती हैं, वो सब प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ठीक है, और जो भी मानव के लिए उपयोगी पदार्थ हैं वो जीव जंतुओं से, ठीक है, और पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जैसे फल फ्रूट, कोई वेजिटेबल्स, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, कोई मांसाहारी प्राणी है, उसके लिए जो उसके भोजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। इसलिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो मानव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक देश इस मानव के विकास के लिए क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र के नियमों की पालना करता है और समय समय पर क्या करता है, आयोजन कराता है। जैसे आपने सुना भी होगा, यूनेस्को में सम्मेलन हुए थे 1945 में, 1948 में। ठीक है, अपने भारत में भी खेरडली एक जो हत्याकांड हुआ था वो भी आपने सुना होगा। पेड़ों से लिपटकर कई लोगों ने जान दे दी थी। ठीक है, विष्णुई धर्म के वो लोग थे। ठीक है, तो ये क्या है, अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बचाए रखने के लिए और मानव के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए, मानव के स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास अत्यधिक आवश्यक है। देख लेते हैं कि मानव के जीवित रहने के लिए
कैसे आधार है पारिस्थितिकी तंत्र? तो मानव जाति के विकास के लिए पारिस्थितिकी का ज्ञान व उसके आधारभूत नियमों की महत्ता ज्ञात हुई है। अतः आज के दौर में प्रत्येक देश इन नियमों के तहत विकास करने की दशा में प्रयासरत है, जिसके लिए विश्व स्तर पर सेमिनार व विभिन्न आयोजन समय समय पर होते हैं। जैसे मानव व जीवमंडल कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा हुआ था या यूनेस्को में स्थापित हुआ था। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? MAB कहते हैं। क्या कहते हैं? MAB। MAB का मतलब क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है। कौन कौन से आयोजन हैं, जिनमें से एक दो के नाम लिखे हैं? मानव व जीवमंडल कार्यक्रम 1971 यूनेस्को, इसे शॉर्ट में MAB कहते हैं। क्या कहते हैं? MAB। ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को 1945 में। ठीक है। तो ये क्या है? दो आयोजनों के नाम लिख दिए। ठीक है। और स्वच्छ वातावरण के लिए मानव के जीवन व्यापन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। ठीक है। और बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आता है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब देखो प्राकृतिक संसाधन क्या है और उनका संरक्षण कैसे किया जाना है। ठीक है। देखो प्राकृतिक संसाधनों यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाली वो चीज़ें जो मानव जाति के लिए क्या है? उपयोगी है, उनका संरक्षण अति आवश्यक है। जैसे जंगली जानवरों का संरक्षण, उपयोगी पादपों का संरक्षण। ठीक है। और उनको बनाए रखने के लिए जो भी कार्य होते हैं उनका भी क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे अभी बता रहा था, जंगल एवं जंगली जानवरों का संरक्षण, जिससे क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक चैन बनी रहे। आपने सुना होगा खाद्य श्रृंखला के बारे में। ठीक है। खाद्य श्रृंखला के बारे में सुना होगा। और पारिस्थितिकी तंत्र जो क्या है? एक चैन है जो क्या है? एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। ठीक है। तो उसका भी हमें क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा और उनका भी हमें क्या करना होगा? संरक्षण करना होगा। ठीक है। और अगला है जीवों के अनुकूलन का अध्ययन। चौथा पॉइंट है जीवों के अनुकूलन का अध्ययन। कोई भी जीव है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, वो किस आवास में रह रहा है, उसको कौन सा आवास पसंद है, जिससे क्या है उसकी क्या हो सके? उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि अनुकूल वातावरण में ही कोई जीव अपने आप को क्या रख सकता है? बनाए रख सकता है। ठीक है। तो क्या करना है? तो जीवों के अनुकूल वातावरण का भी क्या होना चाहिए? अध्ययन होना चाहिए। अनुकूलन का भी क्या होना चाहिए? अध्ययन होना चाहिए। ठीक है। अभियांत्रिकी अगला पॉइंट है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या होता है?
देखिए सामाजिक वानिकी क्या होता है। देखो सामाजिक वानिकी के अंदर जो मानव के लिए उपयोगी पदार्थ हैं, ठीक है, मानव के लिए जो उपयोगी पदार्थ हैं, उपयोगी पदार्थ जैसे ईंधन, खाद, भोजन आदि के लिए पादपों को उगाया जाता है। आदि के लिए पादपों को उगाया जाता है, जिससे क्या हो, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे। ठीक है, समझ में आ गया सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी के अंदर मानव के लिए जो भी उपयोगी पदार्थ है उनको क्या किया जाता है, उगाया जाता है, जिससे क्या हो, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे। ठीक है, ये हो गया। अब अगला टॉपिक, अगला पॉइंट आता है वानिकी विकास एवं संरक्षण। वानिकी विकास एवं संरक्षण व संरक्षण। वानिकी विकास एवं संरक्षण में क्या है कि जंगल है, जो भी वह वनस्पति व जीव जंतु जीव जंतुओं आदि का संरक्षण क्या होता है, आदि का संरक्षण। जंगल, वनस्पति व जीव जंतुओं आदि का क्या होता है, संरक्षण होता है। किसके अंतर्गत, वानिकी विकास एवं संरक्षण के अंतर्गत। अगला पॉइंट आएगा आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण। आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण। अब देखो आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण क्या है, कोई भी दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है, वो अपने आवास में क्या है, विकसित नहीं हो पा रही है, तो क्या करते हैं, उसके जनन द्रव्य को निकालकर उनकी संख्या में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। और यह आपने पहले पढ़ा होगा 11th-12th में कि कोई भी जनन द्रव्य सबसे पहले उसको संग्रहण किया जाता है, फिर उसको क्या कहता है, संरक्षित किया जाता है। संरक्षित करने के बाद में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद में उसे सूचीबद्ध किया जाता है, और सूचीबद्ध करने के बाद में गुणन और फिर उसका क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो जनन द्रव्य है उसको बीज के रूप में, कर्तोतक के रूप में, या शूट के रूप में, या जनन DNA के रूप में क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके अंदर वांछित गुणों का समावेश कराकर उसे विभिन्न स्थानों पर उगाया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। फिर उनकी संख्या में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, और फिर उसका वितरण कर दिया जाता है किसानों के पास में। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या है, आनुवांशिक पदार्थों का क्या करना है, दुर्लभ प्रजातियों का, दुर्लभ प्रजातियों का आनुवांशिक द्रव्य लेकर, आनुवांशिक द्रव्य को लेकर, आनुवांशिक द्रव्य क्या है, DNA हो सकता है, प्रोहो हो सकता है, भ्रूण हो सकता है, ठीक है, बीज हो सकता है। ठीक है, किसी भी आनुवांशिक पदार्थ को लेकर क्या कहता है, उसे संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अपना अगला पॉइंट आता है वातावरण में, वातावरण में व्याप्त प्रदूषण। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण का अध्ययन,
पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कई प्रकार के प्रदूषणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ठीक है, आदि प्रदूषणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।